ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव को समझना क्यों ज़रूरी है, रीजनल ट्रेड क्यों ज़रूरी होती है और उसकी क्या-क्या फ़ॉर्म्स हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइज़ेशन का। सुनने में बेज़रा-सा लफ़्ज़ लगता है, ग्लोबलाइज़ेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन हमने पहले सेशन में इसके ऊपर बात की थी कि किस तरह से कोई भी ग्लोबल इवेंट आपकी मैनेजमेंट के ऊपर, आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। जैसे अभी रिसेंटली रशिया का और यूक्रेन का एक मसला हो रहा है, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया के ऊपर असर पड़ रहा है। हालाँकि पाकिस्तान का और बहुत सारे ममालिक का तो बॉर्डर भी नहीं मिलता यूक्रेन या रशिया के साथ, लेकिन इसके बावजूद उसके असरात पूरी दुनिया में फ़ील किए जा रहे हैं। तो दुनिया एक ग्लोबल विलेज है जहाँ पे आइसोलेशन में कोई चीज़ नहीं हो रही होती, इंटरलिंक्ड हैं चीज़ें। और दूसरा जो अहम बात थी जिसके ऊपर हमने ये बात एस्टैब्लिश करने की कोशिश की कि तकरीबन 100 साल के एक्सपीरियंस के बाद ग्लोबल जो फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं उन्होंने इस बात को रियलाइज़ कर लिया है कि कोई भी मुल्क आइसोलेशन में तरक्की नहीं कर सकता, खित्ते तरक्की करते हैं, रीजन्स तरक्की करते हैं। जैसे हमने देखा कि नॉर्थ अमेरिका पूरा एक रीजन है जो तरक्की कर रहा है, यूरोप एक रीजन है जो तरक्की कर रहा है, सेंट्रल एशिया की स्टेट्स हैं जो तरक्की कर रही हैं। और इसी वजह से हमने ये कहा कि आपको सीपैक की भी इसी से समझ आती है कि चाइना क्यों चाहता है कि उसके साथ वाले ममालिक भी तरक्की करें, पाकिस्तान भी तरक्की करे, सेंट्रल एशिया भी तरक्की करे। तो जो कनेक्टिविटी है, जो इंटरडिपेंडेंस है ममालिक की एक दूसरे के ऊपर, उसकी वजह से ये बात बहुत पिवटल अहमियत की है कि पूरा रीजन तरक्की करे। और उसके बाद हमने ये देखा कि जो ये उन लोगों के लिए जो लेट आए हैं, जस्ट टू समराइज़, कि जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जाते हैं उसका मकसद क्या होता है कि अपनी लोकल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि जो लार्ज वॉल्यूम्स में कोई मुल्क अगर चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा होगा या प्रोक्योर कर रहा होगा तो वो इकोनॉमीज ऑफ द स्केल की वजह से पहले ही एडवांटेज पे चला जाएगा। तो मुल्क अपनी लोकल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाते थे, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 1995 के गैट के एग्रीमेंट के बाद इस बात को इंश्योर किया गया कि कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के ऊपर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं लगाएगा और इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा तमाम कंपनीज़ को ऑपरेट करने के लिए। क्योंकि बुनियादी जो अज़म्पशन है, बुनियादी जो असूल है वो ये है कि जो कंपटीशन है, क्योंकि अगर आपने पूरी दुनिया को ही एक मार्केट बना दिया तो कंपटीशन बढ़ेगा। तो कंपटीशन लीड्स टू एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, और जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा कस्टमर को होगा कि अगर कंपटीशन ज़्यादा होगा तो हमें जो ब्यूरोक्रेसी में चीज़ें नज़र आती हैं, जो बिहेवियर नज़र आता है, वो हमें प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन में नज़र नहीं आता। पीटीसीएल भी एक टेलीकम्युनिकेशन का यूनिट था और जैज़ या मोबलिंक या वारिद ये भी एक टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है। तो जो बिहेवियर आपको पीटीसीएल में बर्दाश्त करना पड़ता था वो आपको उधर बर्दाश्त करना नहीं पड़ता था। वजह क्या थी कि पीटीसीएल को पता था, वापडा को ये पता है, रेलवे को ये पता है, पीआई को ये पता है कि मेरे पास कंपटीशन में कोई नहीं है, ये मजबूर है, ये मेरे पास ही आएगा। उसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं और एक तरह से ग्लट क्रिएट कर लेते हैं, एक लॉबी बन जाती है, एक तरह से माफिया बन जाता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं होती कस्टमर के पास या आप आम जैसे हमारे जैसे शहरी के पास कि अगर कोई चीज़ ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी सरकारी अफसर से ही अप्रूव होना है, सरकारी दफ्तर से अप्रूव होना है, तो कोई चांस ही नहीं है कि हम उसके मुकाबले में कोई कंपटीशन ला सकें। तो कंपटीशन से इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ती है जिसका फ़ायदा आम कंज्यूमर को होता है। तो कोई भी कंपनी आइसोलेशन में चूँकि ऑपरेट नहीं कर रही होती, तो आप चाहे रिसीविंग एंड पे हैं, चाहे फैसला करने वाले एंड पे हैं, तो आपको इन तमाम ग्लोबल ट्रेंड्स का पता होना चाहिए। फिर इन रीजनल ट्रीटीज़ और रीजनल ट्रेड अलायंसेस के बाद हमने ये देखा कि ये जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ओईसीडी है, इनका क्या मकसद है? नेफ्टा है, आसियान है, सार्क है। तो ये तमाम जो कंपनीज़ हैं, ये जो तमाम कंपनीज़ कह रहा हूँ, ये तमाम जो अलायंसेस हैं, इनका बुनियादी मकसद क्या है? ये क्यों बनी हुई हैं? और इस पे फिर कंक्लूड हमने ये किया था कि इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया और वेल्थ ऑफ नेशन लिख दी एडम स्मिथ ने, तो उसके बाद ये बात स्टैब्लिश हो गई कि चूँकि दुनिया के अंदर मौजूद जो प्रोडक्शन है वो 5000 गुना बढ़ गई है, तो उस 5000 गुना बढ़ी हुई जो प्रोडक्शन है उसके मुकाबले में 5000 गुना मार्केट तो नहीं बढ़ी। तो अब पूरी दुनिया को एक यूनिफाइड इकोनॉमिक एंटिटी बना दिया जाए कि दुनिया के किसी खित्ते के अंदर भी कोई चीज़ अगर प्रोड्यूस हो रही है तो पूरी दुनिया उसके लिए एक ही मार्केट प्लेस कंसीडर होनी चाहिए। तो ये एक समरी मैंने बता दी है जो हमने पहले सेशन में बात की थी।
तो होपफुली सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ लें। अब इससे जो आगे लिंक्ड अगली बात है, या इससे जो इसका नतीजा निकलता है, इस ओवरऑल एक समरी के बाद, इस ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बाद, वही हो सकता है कि जब भी हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस जब ग्लोबल जाती हैं तो उसकी टाइप्स क्या-क्या होती हैं। एक तो आपने बहुत कॉमनली नाम सुना होगा कि मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन है, एमएनसी है। A broad term that refers to any and all type of international companies that maintains operation in multiple countries. उसको ब्रॉडली हम मल्टीनेशनल कहते हैं कि हर वो कंपनी जिसकी किसी तरह से भी मल्टीपल कंट्रीज के अंदर ऑपरेशंस होंगे, हम उसको मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कहेंगे। उसके बाद मल्टी डोमेस्टिक कॉरपोरेशन होगी। ये भी ए फॉर्म ऑफ अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। मल्टी डोमेस्टिक भी एक मल्टीनेशनल कंपनी होगी, लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा कि एमएनसी जो एक है तो मल्टीनेशनल एमएनसी है, लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट है दैट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, और उसके जो फैसले हो रहे हैं वो लोकली हो रहे हैं। इसके ऊपर हमने काफ़ी एग्जांपल से बात की है पहले सेशन में भी, कि जैसे नेस्ले इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी, लेकिन वो एक मल्टी डोमेस्टिक कॉरपोरेशन की तरह से ऑपरेट करती है पाकिस्तान में। कैसे? कि नेस्ले की जो वाइन है या जो शराब है वो पाकिस्तान में नहीं है। उसकी क्या वजह है? कि वो एक मल्टी डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी निशानी ये होती है कि वो एक्ट ग्लोबली करते हैं, लेकिन उनकी जो थिंकिंग होती है वो लोकल होती है। इसी तरह से केएफसी और मैकडॉनल्ड के वो तमाम प्रोडक्ट लाइंस जिनके अंदर पोर्क इस्तेमाल होता है, या हराम मीट इस्तेमाल होता है, या हराम फैट इस्तेमाल होती है, वो पाकिस्तान के अंदर वो नहीं देते। तो मल्टीनेशनल ही है, लेकिन मल्टी डोमेस्टिक कॉरपोरेशन इसको कहा जाता है, कि जिसके ऑपरेशंस तो मल्टीपल कंट्रीज में हैं, लेकिन उनका जो अप्रोच ऑफ द बिजनेस है वो डोमेस्टिकली थिंक करते हैं। वो लोकल इंडिजिनस जो फैक्टर्स होते हैं जो कि उनके बिजनेस के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, उनको भी टेकन इनटू अकाउंट करते हैं, कि एक्ट ग्लोबली एंड थिंक लोकली, कि लोकल लोग कैसे सोचते हैं। उसके बाद एक और जो टाइप होती है, ये भी मल्टीनेशनल की ही टाइप है, इसको ग्लोबल कंपनी कहा जाता है। ए एमएनसी दैट सेंट्रलाइज मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजन इन द होम कंट्री। एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी जो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर तो ऑपरेट कर रही है, लेकिन उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो सेंट्रलाइज्ड है। इन केस ऑफ नेस्ले, इन केस ऑफ पेप्सी, इन केस ऑफ पिज़्ज़ा हट, इन केस ऑफ मैकडोनल्ड, ये मल्टी डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ग्लोबल कंपनी वो होगी कि जिनमें ये तमाम फैसले पाकिस्तान में नहीं हो रहे होंगे, कंपनी के हेड ऑफिस में हो रहे होंगे। मिसाल के तौर पे जैसे गूगल है, गूगल इज़ अ ग्लोबल कंपनी, मल्टीनेशनल है लेकिन ग्लोबल कंपनी है। गूगल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती। माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ ग्लोबल कंपनी। इसके अलावा एग्जांपल हो सकती है, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, ग्लोरिया जीन्स। ऑस्ट्रेलियन एक चेन है ग्लोरिया जीन्स, जिनकी कॉफ़ी वाले, दैट इज़ अ ग्लोबल कंपनी। उनके जो स्पून हैं, जो टिश्यू पेपर हैं, जो वो कॉफ़ी के बीन्स हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। उनकी जो ट्रेनिंग कराने के लिए बंदा आता है, वो भी उनके रीजनल ऑफिस दुबई से आता है। तो ए कंपनी दैट इज़ अ मल्टीनेशनल ऑपरेटिंग इन मल्टीपल कंट्रीज, लेकिन जिसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो सेंट्रलाइज्ड है एक ही जगह पे। उन्होंने उसको डिसेंट्रलाइज्ड नहीं किया उस लोकल मुल्क के अंदर। उसके बाद ट्रांसनेशनल और बॉर्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी जिसने जो आर्टिफिशियल जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं इनको एलिमिनेट कर दिया। ये भी एक मल्टीनेशनल की किस्म होगी, जिसमें जैसे अभी गूगल की मैंने बात की, गूगल पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करी, गूगल का पाकिस्तान में ऑफिस तो कोई नहीं है। फेसबुक पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, लेकिन फेसबुक का पाकिस्तान में ऑफिस कोई नहीं है। व्हाट्सएप पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही है, लेकिन इसका ऑफिस कोई नहीं है पाकिस्तान में। इसकी क्या वजह है? कि कुछ बिजनेस मॉडल ऐसे होते हैं, कुछ बिजनेस मॉडल ऐसे होते हैं जिसमें ऑपरेट करते हुए आपका उस मुल्क के अंदर फिजिकली उस बॉर्डर के अंदर रहना ज़रूरी नहीं होता। इसमें एक अदर साइड ऑफ द पिक्चर ये भी हो सकती है कि गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप के इंडिया के अंदर ऑफिसेज हैं, पाकिस्तान में नहीं है। और वो भी तो एक मार्केट है, पाकिस्तान जैसी ही मार्केट है।
वहाँ पे भी वो इसी मॉडल से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे उनके ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है, उसमें इंडियंस का हिस्सा भी है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। फॉर द ऑब्वियस रीज़न कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की मार्केट एक 22 करोड़ की मार्केट है, इंडिया की मार्केट एक एक अरब की मार्केट है, तो मार्केट साइज़ की वजह से भी वो इस चीज़ों को नेगोशिएट करते हैं। जैसे शायद आप लोगों को अंदाज़ा होगा, पता है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, कि कोक और पेप्सी ने बहुत अरसा इंडिया में उनका ऑपरेशंस नहीं थे। क्यों नहीं थे? किसी को पता है इस बात का? कि जब पेप्सी एंड कोक डिसाइडेड टू लॉन्च इन इंडिया, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि आप अपना जो फॉर्मूला है टू मेक द कोल्ड ड्रिंक वो शेयर करें। पेप्सी और कोक जो हम पीते हैं ये किस तरह बनती है ये किसी को नहीं पता, तो इंडियन गवर्नमेंट आस्क कि इसका फॉर्मूला शेयर करें। तो इंडियन गवर्नमेंट को इन कंपनीज ने रिफ्यूज़ कर दिया। 10 साल तक पेप्सी और कोक इंडिया में नहीं गए। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट बैकड आउट और फिर उन्होंने वहाँ पे लॉन्च कर दी। अभी भी ये जो पाकिस्तान के अंदर है या इंडिया के अंदर है, इनको कहा जाता है ये बॉटलिंग कंपनीज़ है। पेप्सी और कोक की बॉटलिंग कंपनीज़ हैं। बॉटलिंग का ये मतलब है कि इसका एक सिरप बन के आता है, यहाँ पे उस सिरप के अंदर पानी और गैस डाली जाती है और वो सिरप डाला जाता है और बंद कर दिया जाता है। नहीं, असल ही है, लेकिन जो फार्मूला है उसकी जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन का नहीं पता कि अगर मैं और आप बनाना चाहें, जैसे जो ग्लोरिया जीन्स का जैसे मैंने जिक्र किया, तो ग्लोरिया जीन्स की कॉफ़ी कैसे बनती है, उनका मेन्यू और उनका जो मैनुअल है उनकी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है कि वहाँ से देख लें कैसे बनती है। मैकडोनल्ड के अंदर कॉफ़ी कैसे बनती है, मैकडोनल्ड की आइसक्रीम कैसे बनती है, उनका मैक बर्गर कैसे बनता है, उनकी वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। उनका मेन्यू पब्लिक है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो पब्लिक है। पेप्सी और कोक का फार्मूला क्या है ये किसी को नहीं पता जी। और एक और जो मज़े की बात है कि पेप्सी और जो कोक है, ये बेसिकली जो प्रोडक्ट है ये किस चीज़ के लिए बने थे? दवाई थी ये जी। नहीं, जांग उतारने के लिए नहीं, ये बेसिकली मैदे की दवाइयाँ थी दो, फार्मासिस्ट थे जिन्होंने बनाई थी। पेप्सी और कोक बेसिकली एक हर्बल दवाई थी जो पेट के लिए इस्तेमाल होती थी, और फिर वो इवॉल्व होते होते इस तरह से आ गई। तो अब पेप्सी और कोक ने ये मतलब प्रिंसिपल स्टांस लिया कि हमने अपनी कोल्ड ड्रिंक का जो फार्मूला है, जो कंपोजिशन है, जो फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करना। नहीं पीनी, बेहतर है अवॉइड करें, बेहतर है अवॉइड करें। कार्बोनेटेड वाटर है कि मतलब आर्टिफिशियल चीज़ है, पानी के अंदर आपने कार्बन डाइऑक्साइड घुसाई, फिर चीनी घुसाई, और पता नहीं वो जो फार्मूला है वो किस चीज़ का बना हुआ है, तो बेहतर है अवॉइड करें। लेकिन मतलब कल्चर का हिस्सा बन गया, मतलब लोग कोल्ड ड्रिंक का मतलब ये समझते हैं कि इसके साथ पेप्सी या कोक होनी चाहिए। हालांकि हमारे जो इंडिजिनस हमारे जो कल्चरल ड्रिंक्स हैं वो लोग उनको कोल्ड ड्रिंक के तौर पे या एज ए ड्रिंक कंसिडर ही नहीं करते, जैसे रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी, लस्सी, शिकंजी बीन, ये वाली चीज़ें, ये नेचुरल जो ड्रिंक है, जो ऑर्गेनिक है, जिनका हमें पता है। तो ये 4 तरह की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हो सकती हैं, 4 तरह की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हो सकती हैं। इनकी समझ आ गई कि इनमें क्या-क्या फ़र्क होता है। होंगी सारी मल्टीनेशनल, इन सबको मल्टीनेशनल कहेंगे, एमएनसीज़ कहेंगे, लेकिन इनकी अप्रोच ऑफ ऑपरेशंस एंड देयर डिसीजन मेकिंग और इनका बिजनेस मॉडल वो डिटरमिन के वो मल्टीनेशनल है, मल्टी डोमेस्टिक है, ग्लोबल कंपनी है, या ट्रांजैक्शनल या बॉर्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा जी, अब आते हैं हाउ टू गो ग्लोबल। ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल कैसे जा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं जिनकी वजह से कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल जाती है। ग्लोबल सोर्सिंग, सबसे पहला तरीका तो ये कि आप ग्लोबल सोर्सिंग कर दें, जैसे चाइना करता है, या पूरी दुनिया के अंदर। जैसे अब एप्पल का फ़ोन था, आपको अंदाज़ा होगा कि एप्पल के फ़ोन के ऊपर लिखा होता था मेड इन चाइना, डिज़ाइन इन कैलिफोर्निया। तो क्या मतलब था कि फ़ोन जो है एप्पल का वो चाइना के अंदर बना है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो हमारा जो हेड ऑफिस है कैलिफोर्निया उसने बनाया है। उसकी बैटरी कहीं बन रही होती थी, उसकी चिप कहीं बन रही होती थी, उसका वॉइस रिकॉर्डर कहीं बन रहा होता था, उसका सॉफ्टवेयर कहीं बन रहा होता था। तो ग्लोबल सोर्सिंग का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस या मुल्क जब तरक्की करते हैं तो इंडस्ट्रियल एज के बाद वहाँ पे सर्विस सेक्टर फ्लरिश करता है। जैसे अमेरिका के अंदर उनकी इकोनॉमी के अंदर जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो सर्विस सेक्टर है। अब ये इस वक्त हम ये जो विंडो देख रहे हैं, ये जो लैपटॉप देख रहे हैं, दोनों इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और ये जो लैपटॉप है ये दोनों अमेरिका के हैं।
बने चाइना में हैं, इसके पैसे अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका में एक ऑफिस है, उन्होंने चीज़ बनाई, एक लैपटॉप बनाया, उसके अंदर ऑपरेट करने वाली विंडोज़ बनाई, अब वो एक सर्विस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन बन गई। तो जिस इकोनॉमी के अंदर सर्विस सेक्टर ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे जो लेबर की वेजेस हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो अमेरिका के अंदर अब जो वेजेस हैं, जो लेबर है वो महंगी है, उन्होंने फिर चाइना के अंदर ऑपरेट करना शुरू कर दिया। अब चाइना अपने इंडस्ट्रियल यूनिट पाकिस्तान और इंडिया में क्यों लगा रहा है कि चाइना के अंदर पर यूनिट कॉस्ट को प्रोड्यूस करने की वजह से, तरक्की आने की वजह से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने की वजह से अब वहाँ पे लोग ज़्यादा सैलरी मांगते हैं। पाकिस्तान में वो अपनी पूरी पूरी फैक्ट्रियाँ उठा के ले आए हैं। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप अपनी जो पूरी फैक्ट्री है, अपना जो पूरा प्रोडक्शन का यूनिट है, उसकी ग्लोबल सोर्सिंग करना शुरू कर दें कि आपको जो चीज़, चाहे लेबर है, चाहे मटेरियल है, चाहे असेंबली लाइन है, उसके लिए पूरी दुनिया के अंदर जहाँ से आपको कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, आप वहाँ से उठा लें। परचेजिंग मटेरियल और लेबर, आप लेबर भी परचेज कर सकते हैं। ये जो गल्फ के कंट्रीज़ हैं क्या करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका से बंदे ले जाते हैं जो वहाँ पे एज ए लेबर काम करते हैं। तो चाहे लेबर है, चाहे मटेरियल है, जहाँ से आपको सस्ता मिलता है आप उसको प्रोक्योर करें, इस वजह से कि आपके अपने होम कंट्री में उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द लेबर, ऑफ द मटेरियल, वो ज़्यादा है। तो यू गो ग्लोबल बाय सोर्सिंग ग्लोबली। सोर्स होता है खरीदना। उसके बाद दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि यू स्टार्ट एक्सपोर्टिंग, के एक्सपोर्ट करना, बाहर भेजना, मेकिंग प्रोडक्ट्स लोकली एंड सेलिंग देम अब्रॉड। सिंपल सी बात है कि आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो। पाकिस्तान में चीज़ बनी और बाहर भेज दी। इसके मुकाबले में दूसरी क्या हो सकती है, इम्पोर्ट करना, कि एक्वायरिंग प्रोडक्ट्स मेड अब्रॉड एंड सेलिंग देम लोकली, कि जो चीज़ आपको सस्ती, जैसे हमने पहले सेशन में चाइना का जो पहला इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आया था वो जूतों पे आया था कि चाइना के जूते बहुत सस्ते हैं। पाकिस्तान के अंदर बनने वाले जूतों की पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा थी, चाइना की सस्ती थी, तो लोगों ने चाइना से परचेज करके लोकली बेचना शुरू कर दिया, तो इम्पोर्टिंग। अच्छा, अब ये दो थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको आपने समझना है। वो है फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग। फ्रेंचाइजिंग क्या होती है, एन ऑर्गेनाइजेशन गिव अनदर ऑर्गेनाइजेशन राइट्स टू यूज इट्स नेम एंड ऑपरेटिंग मेथड। जब आप कहते हैं कि ये जैज़ की फ्रेंचाइज है, ये फलां ग्रुप की फ्रेंचाइज है, तो उसका क्या मतलब होता है, जिसमें आप अपना नाम और ऑपरेटिंग मेथड दोनों चीज़ें देते हैं, इसको कहता है फ्रेंचाइज। अब इसको आप कंपेयर करें लाइसेंसिंग के साथ। लाइसेंसिंग ये होती है कि व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन गिव्स another organization rights to make or sell its product using its technology and product specification। लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग में क्या फ़र्क होता है कि फ्रेंचाइजिंग में आप उसको ब्रांड नेम इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हो, और जो जो बिजनेस करने का मेथड है उसको इजाज़त देते हो कि आप इस्तेमाल कर लो। आप जिस इदारे में बैठे हुए हो, दैट इज़ क्या है, ये लाइसेंसिंग है या फ्रेंचाइजिंग है, ये फ्रेंचाइज है कि जीसीयू फैसलाबाद ने इजाज़त दी कि आप हमारा जो सिलेबस है वो पढ़ा सकते हो और हमारा नाम भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये फ्रेंचाइज है। जैज़ की फ्रेंचाइज होती है क्योंकि जैज़ का नाम लिखा होता है और जैज़ की सिम होती है। लेकिन लाइसेंसिंग में ये होता है कि अगर आप, ये मोबाइल बनाया, एक कंपनी ने बनाया सैमसंग ने, और मुझे सैमसंग इजाज़त दे दे कि आप मेरा मोबाइल, इसमें ये चीज़ें डलती हैं, पाकिस्तान में बना के बेचना शुरू कर दो, वो लाइसेंसिंग होगी। फ़र्क समझ आ गया दोनों में। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनियों में होता है कि मेजर कंपनी, जो पेरेंट कंपनी है, वो कहीं बाहर बैठी हुई है और अपनी उस मॉलिक्यूल का, उस फार्मास्यूटिकल की उस प्रोडक्ट का जो फार्मूला है टू कंपोज दैट थिंग, वो लोकल किसी कंपनी को दे दिया जाता है कि आप इस तरह से ये पाकिस्तान के अंदर ही बना लें, वो लाइसेंसिंग होगी। लाइसेंसिंग में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, फ्रेंचाइजिंग में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होती। जैसे हमने जैज़ की बात की, जैज़ वाली फ्रेंचाइज के पास ये राइट नहीं होता कि वो सेम खुद बना ले, जबकि फार्मास्यूटिकल के केस में जिस कंपनी को लाइसेंस मिलेगा उसके पास ये राइट्स होंगे कि वो प्रोडक्ट को, उस फार्मास्यूटिकल कंपनी को
प्रोक्योर कर सकता है, या ये जो मोबाइल है अगर सैमसंग इसकी इजाज़त दे देता है कि ये किस तरह से बनता है। तो जो बुनियादी फ़र्क है वो टेक्नोलॉजी का है। अगर आप सिर्फ नाम दे रहे हैं और मेथड ऑफ बिजनेस दे रहे हैं तो दिस इज फ्रेंचाइजिंग, और अगर आप नाम भी दे रहे हैं, मेथड भी दे रहे हैं और स्पेसिफिकेशन के साथ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं कि आप मेरी चीज़ को पाकिस्तान में बैठ के बना सकते हो, दिस वुड कॉल फ्रेंचाइजिंग, सॉरी लाइसेंसिंग। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, इनको आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद ये स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस का ये मतलब होता है कि ए पार्टनरशिप बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अ फॉरेन कंपनी, जिसमें पार्टनर्स होते हैं, कंसोर्शियम बनाया जाता है इन डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट और बिल्डिंग न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी। स्ट्रेटेजिक अलायंस ये होगी कि एक लोकल कंपनी होगी, एक फॉरेन कंपनी होगी, और उस अलायंस का बुनियादी मकसद ये होगा कि आपने नई प्रोडक्शन फैसिलिटी बनानी है या नॉलेज शेयरिंग करके कोई नई प्रोडक्ट फैसिलिटी कायम करनी है, एक लोकल कंपनी और एक बाहर वाली कंपनी। इसके अंदर मल्टीपल पार्टनर्स भी हो सकते हैं, जिसको कंसोर्शियम कहा जाता है कि अगर एक प्रोडक्ट फैसिलिटी बनाने के लिए या एक प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने के लिए एक लोकल कंपनी है या मल्टीपल लोकल कंपनीज हैं, या एक फॉरेन कंपनी है या मल्टीपल फॉरेन कंपनीज हैं, वो मिल के कोई नई प्रोडक्ट या प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाते हैं, तो उसको स्ट्रैटेजिक अलायंस कहा जाएगा। स्ट्रैटेजिक होता है, स्ट्रैटेजी से है ये, स्ट्रैटेजिक अलायंस, अलायंस होता है, अलायंस की उर्दू क्या होगी? मुआहदा, मुआहदा, मुआहदा कहा जा सकता है जी, अलायंसेस, मुआहदा। उसके बाद ही जॉइंट वेंचर, जेवी जिसको कहा जाता है, बहुत मशहूर, ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, ये फलां कंपनी का जॉइंट वेंचर है। ए जॉइंट वेंचर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अ स्ट्रेटेजिक अलायंस इन विच पार्टनर एग्री फॉर अ सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सम बिजनेस पर्पस। जॉइंट वेंचर में ये होता है कि आप एक नया स्पेसिफिक इंडिपेंडेंट बिजनेस बनाते हो। इसमें और स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या फ़र्क होता है कि आपका जो इनिशियल बिजनेस है उसी से कोई मिलता जुलता आप बिजनेस किसी दूसरे मुल्क में विद लोकल पार्टनर्स बनाते हो, जबकि जॉइंट वेंचर में आप एक नए बिजनेस के अंदर इंडल्ज करते हो, एक नया बिजनेस बनाते हो। जैसे एंग्रो ने किया, एंग्रो का जॉइंट वेंचर था। एंग्रो क्या करता था? एंग्रो खाद बनाता था, सॉरी खाद बनाता था। तो जब उन्होंने ऑल्पस लॉन्च किया, तरंग लॉन्च किया, उमोर आइसक्रीम लॉन्च की, तो उन्होंने एक लोकल पार्टनर पकड़ा, उसके साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया, एक सेपरेट, एक सेग्रीगेटेड, एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑपरेशन खड़ा कर दिया। इसको कहा जाता है जॉइंट वेंचर, जेवी कहा जाता है इसको। फिर एक और ऑप्शन ये हो सकती है कि आप अपनी एक फॉरेन सब्सिडरी बना लें। फॉरेन सब्सिडरी के बारे में हमने मेरे ख्याल पहले लेक्चर में बात की थी कि इस केस में आप करते ये हैं कि जैसे पाकिस्तान में जब पेप्सी के पास था केएफसी का ऑपरेशन, उस वक्त जो केएफसी था वो नुकसान में था। केएफसी केएफसी रेस्टोरेंट की जो पूरी चेन थी वो पेप्सी की, पाकिस्तान की लोकल मैनेजमेंट के पास थी। तो दे डिसाइडेड कि चूंकि ये बिजनेस हमारा लॉस के अंदर जा रहा है, तो उन्होंने पेप्सी से लेके दे सेटअप अ फॉरेन सब्सिडरी इन पाकिस्तान के केएफसी की जो पेरेंट कंपनी है वो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर केएफसी के बिजनेस को मैनेज करने के लिए दे स्टैब्लिश्ड ए सब्सिडरी कंपनी, जो कि फॉरेन सब्सिडरी थी किसी एक इंटरनेशनल चेन की। पाकिस्तान के अंदर उसका एक नया सेपरेट यूनिट बनाया गया, उसको कहा जाता है कि ये एक फॉरेन सब्सिडरी है, कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं इन अ फॉरेन कंट्री बाय सेटिंग अप ए सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट बिजनेस। केएफसी को एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी के तौर पे पाकिस्तान में ऑपरेट करने के लिए एक नया बिजनेस यूनिट बनाया गया। तो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स जिनकी मदद से कंपनियां अपने आप को, ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को ग्लोबल लेके जाती हैं। समझ आ गई है इनकी सबकी? इसमें जो समझने वाली हैं वो ये दो थी, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और जेवी और सब्सिडरी और जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है, ये तीनों मिलती जुलती चीज़ें, इन तीनों में भी डिफ्रेंशिएट करना आपको आना चाहिए। बाकियों का तो नाम से ही पता चल रहा होता है कि उसका मतलब क्या है। इंपोर्ट सीधा है, एक्सपोर्ट सीधा है, लाइसेंसिंग और इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है, ग्लोबल सोर्सिंग से भी समझ आ जाती है। तो ये तीनों तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है जी।
अब इसको देखने का एक और तरीका ये हो सकता है कि आप इसमें जो फैसला करें कि आपने कौन सी टाइप ऑफ मल्टीनेशनल बनानी है या किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल लेके जाना है। वन क्राइटेरिया कुड बी कि कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अगर मिनिमल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी तो आप ग्लोबल सोर्सिंग की तरफ जाओगे, और अगर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी तो आप फॉरेन सब्सिडरी की तरफ जाओगे। तो स्केल इज बिटवीन फॉरेन सब्सिडरी टू ग्लोबल सोर्सिंग। ग्लोबल सोर्सिंग में जैसे मैंने कहा था कि आप कोई बिजनेस ऑपरेशंस नहीं शुरू करते अपना, वहां पे जाके सिर्फ आप चीपेस्ट लेबर एंड चीपेस्ट मटेरियल के लिए ग्लोबल जाते हो। तो इसमें तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इन दैट कंट्री वो कम से कम होती है, सिर्फ आपने वहां से मटेरियल परचेज करना है। जबकि इसकी दूसरी एक्सट्रीम पे फॉरेन सब्सिडरी है, जिस केस में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करके एक सेपरेट एंटिटी बनाते हैं उस मुल्क के अंदर जाके। तो ये इसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा आप कर दें तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो सकता है, उससे ज़्यादा कर दें तो लाइसेंस हो सकता है, उससे ज़्यादा कर दें तो फ्रेंचाइजिंग हो सकती है, उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट हो तो स्ट्रेटेजिक अलायंस या जेवी हो सकता है कि अगर वो स्टेबल है, पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे स्टेबल है तो और तरह से आप फैसले करेंगे, और अगर वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है और पॉलिटिकल सिस्टम और लीगल सिस्टम स्टेबल नहीं है तो और तरह से फैसले करेंगे। पाकिस्तान जैसे ममालिक में तो जो मतलब फेयर इलेक्शन होना है ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी समझा जाता है, या एक बहुत बड़ा डायलमा समझा जाता है, आज तक हुए ही नहीं है। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इसके मुतल्लिक आपको मैं एक दो एग्जांपल्स दे देता हूँ कि कौन कौन सा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी मुल्क के लीगल और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से। ये जो लाहौर से इस्लामाबाद की मोटरवे बनी थी, ये किस कंपनी ने बनाई थी? डाइवो कंपनी ने। डाइवो कंपनी ने, कोरियन कंपनी थी, इसने ये मोटरवे बनाई थी। तो पाकिस्तान का और डाइवो कंपनी का एग्रीमेंट ये था कि हम इस मोटरवे के साथ पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर इंटरसिटी बसेस चलाएंगे, और गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करेगी कि जहाँ पे जिस रूट के ऊपर डाइवो की बस चल रही होगी वहाँ पे गवर्नमेंट या कोई और प्राइवेट सेक्टर की बसेस नहीं चलेंगी। ये 90s के अंदर डाइवो का और पाकिस्तान का एग्रीमेंट हो गया। 2012-13 के अंदर नून लीग की हुकूमत आई, उन्होंने लाहौर के अंदर मेट्रो बनाना शुरू कर दी। तो अब मेट्रो का जो पर यूनिट टिकट था जब 2012 में इसकी फिजिबिलिटी बनी थी, वो ये था कि एक कस्टमर, एक पैसेंजर को अगर मेट्रो को सस्टेनेबल रखना है तो 70 रुपए का टिकट होना चाहिए, 70 रुपीज़। तो 50 रुपए की सब्सिडी दी उन्होंने, सरकार ने कहा कि हम 50 रुपए की सब्सिडी देते हैं। दूसरा फैसला ये किया गया कि मेट्रो के रूट के ऊपर जो लोकल बसेस चलती थी, लोकल वैगनें वगैरह चलती थी, सारी बंद कर दी गई ताकि वो तमाम जो पैसेंजर्स हैं वो मेट्रो पे आए। अब हुआ ये कि डाइवो की एक बस चलती थी रेलवे स्टेशन से आती थी वो मजांग, मजांग से फिरोजपुर रोड पे होती हुई जो चुंगी स्टॉप है, फाटक जो है, फाटक से वो फिर चले जाती थी पीको रोड पे। तो मेट्रो का और डाइवो की उस बस का ये जो रूट है मजांग से लेके, ये क्लैश हो गया। अब जो ऑरेंज ट्रेन थी, जो ऑरेंज बस वाले थे, उन्होंने कहा कि मेट्रो भी बंद करें, बाकी बसें आपने बंद की हैं। तो मेट्रो को कहा गया कि आपका ये वाला रूट आप बदल लें क्योंकि ये मेट्रो के साथ साथ आ रहा है। तो अब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हमने तमाम पैसेंजर्स को अट्रैक्ट करना है टूवर्ड्स मेट्रो, तो ये रूट आप नहीं चला सकते। तो मेट्रो की उस वक्त की मैनेजमेंट फिर अदालत में चली गई कि हमारा तो पाकिस्तान की रियासत के साथ ये एग्रीमेंट है। सॉरी, डाइवो की, मैंने क्या कहा? अच्छा, हाँ, डाइवो की। तो डाइवो की जो मैनेजमेंट है वो अदालत में चली गई और फिर अदालत ने ये फैसला किया कि नहीं, आप इनको इस रूट से हटा नहीं सकते। तो इससे क्या पता लगता है कि अगर उस वक्त उस मैनेजर के विजन को चेक करें जो डाइवो की तरफ से हुकूमत के साथ डील कर रहा था, आप ही जैसा कोई बंदा था ना, उसने 90 की दिहाई में ये इस बात को इन्विजन किया था कि मुझे इस बात को एग्रीमेंट का हिस्सा बना लेना चाहिए कि अगर डाइवो ने लाहौर के अंदर बसें चलानी है तो हुकूमत इसके कंपटीशन में नहीं आएगी। और फिर अदालत ने डाइवो के हक में फैसला दिया और वो बसेस चलना शुरू हो गई। तो इससे ये लगता है कि किसी भी मुल्क का जो पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम है
उसको स्टडी करने की क्या-क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है। और बीइंग अ मैनेजर आपके पास इतना विज़न ज़रूर होना चाहिए कि अगर आप कोई इस तरह की बिज़नेस डील कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें कि 90 से लेके 2012 तक 20-25 साल के बाद भी कोई इम्प्लीकेशन आती है तो उसका आप उसको नेगोशिएट कर सकें। अब इसका जो दूसरा एग्जाम्पल जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ कि लीगल इन्वायरमेंट या जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है उसकी क्या इम्प्लीकेशन आती है। जो यूनाइटेड नेशन का इदारा एक है जो कि माहौलियात के ऊपर काम करता है कि जो माहौलियाती आलूदगी है इसको कम से कम रखा जा सके। तो अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया चाइना के अंदर, तो चाइना के अंदर चूँकि फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा थी तो वहाँ से पोल्यूशन ज़्यादा होती थी। और सीपैक के पीछे एक वजह ये भी है कि यूनाइटेड नेशन के उस माहौलियाती इदारे ने चाइना को ये कहा कि आप अपने मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगे हुए हैं, इनके से जो आलूदगी पैदा हो रही है, इसको या सब्स्टिट्यूट करें या इसको रीलोकेट करें किसी और जगह पे। तो चाइना ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करना करना शुरू कर दी, यहाँ पे फिर धरने हो गए और तब्दीली आ गई, तो वो सारा काम बैक बर्नर पे चला गया। तो वो सारी इंडस्ट्री रीलोकेट हुई टू अफ्रीका एंड टू इंडिया। इंडिया ने उस इंडस्ट्री को रीलोकेट करने के लिए जो उनका कैपिटल सिटी है दिल्ली और बम्बई, इसके दरमियान एक मोटरवे बनाई जैसी लाहौर से इस्लामाबाद बनी हुई है, और ये सारी इंडस्ट्री वहाँ जाके लग गई। और इस वक्त अफ्रीकन मुल्क जिनको हम कहते थे कि वहाँ पे भूख है, प्यास है और अफलास है, उनमें जहाँ पे इंडस्ट्री रिलोकेट हुई है उनका जो हम ये कहते होते थे ना सोमालिया का जीडीपी ग्रोथ रेट जाके चेक करें, 8% पे ग्रो कर रहा है। तो क्या हुआ कि एक चीज़ जो इन्वायरमेंट ने फोर्स की आपको कि आपके मुल्क के अंदर आलूदगी ज़्यादा है और आपके मुल्क के अंदर इस आलूदगी की वजह से इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस आ रही हैं, इन्वायरमेंट की इम्प्लीकेशन आ रही हैं, तो चाइना को ये सारा काम करना पड़ा। अब पाकिस्तान के अंदर आइडिया ये था, प्लान ये था कि अगर आप लाहौर से निकलें, जीटी रोड से फैसलाबाद जाएं, फैसलाबाद से मोटरवे पे निकले और वापस लाहौर आए, ये जो ट्राइका बनता है, चाइना का विजन ये था कि इस जो ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर, ये जो 2.5 घंटे की ड्राइव है ना लाहौर से थ्रू जीटी रोड फैसलाबाद और थ्रू मोटरवे वापस, इसके दरमियान सारी ये इंडस्ट्री रीलोकेट होनी थी। और ये पंजाब के अंदर आती जगह, तो पंजाब की हुकूमत ने 18वीं तरमीम करके पाकिस्तान इस पंजाब के अंदर लगने वाली इंडस्ट्री के ऊपर 16% टैक्स लगा दिया। 16% टैक्स। अब ये इतनी रिडिकुलस और इतनी जाहिलाना हिकमत अमली है। वजह क्या है? ट्रेडिंग क्लास, ये जो शुगर की ट्रेडिंग क्लास है ना सारी, ये कितने परसेंट पे ट्रेड करती है? 1.5% पे। 1.5% पे लाखों रुपए का बिजनेस है, 1.5% उसका मुनाफा है। 1.5% एक बंदा कमाता है, आप उसको कहते हैं 16% टैक्स दो, कहाँ से दे? तो बेसिकली कितना बड़ा डिसकनेक्ट है। तो उस वजह से मतलब ये सारे जो मसाइल हैं, अब सारी कहानी का मकसद ये है कि ये सारे मसाइल इन्वायरमेंट के हैं, लीगल सिस्टम के हैं, पॉलिटिकल सिस्टम के हैं, लेकिन हमारे बिजनेस के ऊपर देखें ये कैसे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जी सॉरी, रेडिकुलस होता है फजूल। तो ऐसी चीज़ें जो हो इन्वायरमेंट में रही होती हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर आता है। तो कभी भी जो मैनेजर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन्वायरमेंट से, सोसाइटी से, कल्चर से, पॉलिटिकल सिस्टम से अपने आप को अलग नहीं कर सकता। इस सारे डिस्कशन से इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर एक ग्लोबल फिनोमेना इमर्ज हो रहा है, उसको कहा जाता है कि दुनिया के अंदर अब इकॉनमी नहीं है, अब बिजनेस नहीं है, दुनिया के अंदर पॉलिटिकल इकॉनमी और पब्लिक पॉलिसी है। पॉलिटिकल इकॉनमी का क्या मतलब है कि किसी भी मुल्क का कोई बिजनेस उसकी सियासत से अलग नहीं हो सकता। कोई भी इकॉनमी पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकती। ये सी पैक वाली एग्जाम्पल से भी यही लगता है। अब वो चाइना कोरिया की कंपनी बनाने तो मोटरवे आई थी, लेकिन उन्होंने इसको विजन किया और अपने लिए एक प्रोविजन क्रिएट करवा ली। अब ये पॉलिटिकल मसला था चाइना के लिए कि इंडस्ट्री को रिलोकेट करना है। ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था कि हमने 16% सेल टैक्स लगाना है, लेकिन ये तमाम बिजनेसेस के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। तो किसी भी मुल्क के अंदर जो मौजूद निज़ाम और इन्वायरमेंट होता है, अपेरेंटली आपको लगता है कि उसका कोई लिंक नहीं है आपके बिजनेस के साथ, लेकिन बहुत गहरा लिंक होता है और सम टाइम मेक और ब्रेक की सिचुएशन बन जाती है
कि उस बिज़नेस के किसी एक फ़ैसले की वजह से आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो जब भी ग्लोबल जाना है तो उस मुल्क की लीगल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को भी अच्छी तरह से स्टडी करना है। अगर उस तरफ से नहीं आते, लोकल कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं, किसी लोकल कंपनी में आप ऑपरेट कर रहे होते हैं, उस केस में भी आपको पाकिस्तान के लीगल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बहुत ही अच्छी सेंस होनी चाहिए और उसके अंदर आने वाली तब्दीलियों के बारे में एक विजन आपका ज़रूर होना चाहिए। अब ज़ाहिर है ये जो कोरियन कंपनी डाइवो का मैनेजर है, वो हम जैसा आप जैसा ही कोई बंदा था ना, जिसने इस बात को 25 साल पहले विजन कर लिया था कि मैंने ये क्लॉज डलवानी है, अपने आप की बिजनेस को प्रोटेक्ट करवाना है। हो सकता है जिस वक्त ये लाहौर की मेट्रो बनी उस वक्त वो बंदा वहाँ पे हो ही ना, लेकिन उसके किए गए उस फैसले से, उसके उस कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज से कंपनी को कितना फ़ायदा हुआ। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा असर होता है वो इकोनॉमिक सिस्टम का होता है। दुनिया के अंदर दो तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं इस वक्त जो हैं पूरी दुनिया में, उनको दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है। एक इकोनॉमिक सिस्टम को कहा जाता है फ्री मार्केट इकोनॉमी। अमेरिका जिसका इमाम है, हमारे मुल्क के अंदर भी यही है कि इसको कहा जाता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो कैपिटल है, जो पैसा है, दैट इज़ द सेंट्रल फोर्स। अगर आप में जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाए जाते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो उसमें पैसा भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए, रिस्क फैक्टर भी है। ये तमाम चीज़ें मिल के कोई चीज़ प्रोड्यूस करेंगी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ये कहती है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कैपिटल, और कैपिटल अलोन कैन बी एन अर्निंग एजेंट। कैपिटल अलोन कैन बी एन अर्निंग एजेंट। बैंक इसकी बेहतरीन मिसाल है। बैंक का बिजनेस क्या है? लोन देना, लोन लेना। तो क्या कर रहा है बैंक? बैंक सिर्फ कैपिटल की मोबिलाइजेशन से पैसे कमा रहा है। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में पूरा एक बिजनेस मॉडल हो सकता है जिसके अंदर जो अर्निंग एजेंट है वो पैसा है, ओनली पैसा। और जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की कामयाबी की वजह है उसको कहा जाता है फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि किसी भी मुल्क के अंदर चीज़ की, कमोडिटी की, करेंसी की जो प्राइस है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल से डिटरमिन होगी। मतलब डिमांड एंड सप्लाई इंश्योर करेंगे कि ये पेन, इसकी कीमत कितनी होगी, ये इसको खरीदने वाले डिसाइड करेंगे कि अगर वो 5 रुपए देना चाहते हैं तो ये 5 का बिकेगा, अगर वो 2 रुपए देना चाहते हैं तो 2 रुपए का बिकेगा, अगर वो 100 रुपया देना चाहते हैं तो डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी विल डिटरमिन कि उसकी प्राइस क्या होगी। जब डिमांड ज़्यादा होगी प्राइस बढ़ जाएगी, जब सप्लाई बढ़ेगी प्राइस कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि कैपिटल अलोन कैन बी एन अर्निंग एजेंट, और बुनियादी असूल क्या है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी इकोनॉमिक सिस्टम इन विच रिसोर्सेज आर प्राइमरली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। मरी के अंदर अगर लोग फंस जाएंगे बर्फ के अंदर तो प्राइवेट सेक्टर डिटरमिन करेगा कि होटल की कीमत क्या होगी। रियासत नहीं कह सकती कि कम पे बेचो, क्योंकि आपने फ्री मार्केट इकोनॉमी लगाई हुई है। ये कोरोना का मास्क 70 रुपए का बिकेगा, इसकी प्राइस है 1 रुपया, ये मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करेंगी। कोरोना का एक वो जो लगता है इंजेक्शन, वो 3.5 लाख का बिकेगा, मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करेंगी, हुकूमत नहीं कुछ कर सकती। आईएमएफ ये कहता है पाकिस्तान को, आईएमएफ कहता है फ्री मार्केट इकोनॉमी लगाओ। ये तुम क्यों कहते हो कि वजीर आजम के पास समरी जाती है, वो पास करता है कि तेल कितने का बिकेगा? वजीर आजम कौन होता है? इंटरनेशनल मार्केट डिटरमिन करेगी, फ्री मार्केट डिटरमिन करेगी, पाकिस्तान के अंदर मौजूद डिमांड ये डिटरमिन करेगी कि तेल कितने का बिकेगा। दिस इज कॉल्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी। सही या गलत की बात नहीं कर रहा, ये सिस्टम ऑपरेट ही ऐसे करता है। इसकी और वजह क्या है? वो कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी अगर ऑपरेट करेगी तो कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा तो चीज़ों की कीमत कम होगी, चीज़ों की कीमत कम होगी तो एज ए कस्टमर आपको चीज़ सस्ती मिलेगी। जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर अकेला पीटीसीएल था तो वो कुत्तों वाली करता था कस्टमर के साथ। अब ये जो टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज आई हैं, कितनी अच्छी कस्टमर सर्विस है, कितना अच्छा वो डील करते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी। आपने एक नॉर्वे की कंपनी, एक सीरिया की कंपनी, एक दुबई की कंपनी, उनको अलाउ कर दिया पाकिस्तान में आ जाओ, फ्री मार्केट है।
कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पाकिस्तान की अपनी पीटीसीएल का होना ज़रूरी नहीं है। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी की वजह से कंपटीशन बढ़ता है और एक सस्ता सोर्स मिल जाता है कस्टमर को, कंपटीशन बढ़ जाता है और जो लाइफस्टाइल है लोगों का वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता है। अमेरिका, यूरोप सब में ये है फ्री मार्केट इकोनॉमी। समझ आ गई फ्री मार्केट इकोनॉमी? दूसरी होती है कमांड इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी। इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर डिमांड एंड सप्लाई और फ्री मार्केट डिटरमिन करती है, इसके अंदर रियासत डिटरमिन करती है। कमांड इकोनॉमी इन विच ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर प्लान्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। चाइना और इंडिया, ये चाइना और इंडिया में है प्लान्ड इकोनॉमी। रियासत ये डिटरमिन करती है। एवरग्रैंड, चाइना की ये कंपनी है एवरग्रैंड, मतलब जी नहीं, एवरग्रैंड चाइना की कंपनी एवरग्रैंड, बहुत बड़ी कंपनी है। चाइना के जीडीपी के अंदर 20% वो कंट्रीब्यूट करती है। बिजनेस मॉडल क्या है? कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। बिजनेस मॉडल ये है कि एक आइडिया बनाया कि मैंने ये 5 लाख घर बनाने हैं, बैंक के पास गए कि मेरे पास जगह है, 5 लाख घर बनाने, मुझे कर्जा दो। कर्जा लिया, कस्टमर्स को कहा मैं 5 लाख घर बनाने लगा हूं, मुझे पैसे दो। कस्टमर से पैसे उठाए, बैंक से पैसे उठाए, घर बनाए, कस्टमर्स को दिए, बैंक का कर्जा वापस किया, अपना मुनाफा रख के साइड पे हो गया। ये मॉडल था। हुआ ये कि कोरोना की वजह से डिप्रेशन आ गई, कस्टमर्स के पैसे मिले नहीं, बैंक से कर्जा मिला नहीं, डिफॉल्ट कर गई। तो चाइना की हुकूमत ने कहा कि अब मजीद कर्जा नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि हमें मजीद कर्जा दे दें, हम कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जो कंप्लीट नहीं हो रहे, कोरोना की वजह से जो सप्लाई लाइन है वो शॉर्ट हो गई है। हुकूमत ने कहा नहीं ले सकते, कंपनी डिफॉल्ट कर गई एवरग्रैंड। तो जिस मुल्क के अंदर रियासत के पास कंट्रोल होता है फैसला करने का, जैसे इंडिया के अंदर है और चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर कम है, चाइना इज द परफेक्ट एग्जाम्पल और रशिया इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। तो जिस मुल्क के अंदर, जिस इकोनॉमी के अंदर जो फैसला करने की फाइनल अथॉरिटी वो गवर्नमेंट के पास होगी, उसको कहा जाता है दिस इज प्लान्ड इकोनॉमी और द कमांड इकोनॉमी। अब आपके लिए इम्प्लीकेशन क्या है? बीइंग अ मैनेजर, अगर आप इन दोनों मुल्कों में से किसी एक के पास जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे फैसला कौन करता है। मार्केट फोर्सेस करती हैं, मरी में कमरा 50,000 का मिलेगा, मिलेगा, ठीक है जी, मार्केट फोर्सेस कह रही हैं, या रियासत का फैसला है कि ये कंपनी मजीद कर्जा नहीं ले सकती, किसका फैसला होगा? तो इसी वजह से जैसे मैंने कहा था कि एक नई फील्ड इमर्ज हुई है जिसको कहा जाता है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी। इकोनॉमी को आप पॉलिटिक्स से अलग करके नहीं देख सकते और पॉलिटिक्स को इकोनॉमी से अलग करके नहीं देख सकते। सीपैक इज द परफेक्ट एग्जांपल। इसके सीपैक क्या है? सीपैक इट इज अ पॉलिटिकल डिसीजन और एन इकोनॉमिक डिसीजन। समझ ही नहीं आती कि चाइना ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जो की है, ये क्या किसी पॉलिटिकल मोटिव से की है या इकोनॉमिक मोटिव से की है? दोनों से की है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ इकोनॉमी का मसला नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स का मसला नहीं है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी और पब्लिक पॉलिसी का मसला है। ठीक है जी। उसके बाद इकोनॉमी को स्टडी करते हुए आपको उस मुल्क के इकोनॉमिक और मॉनेटरी और फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी देखना होगा। एक्सचेंज रेट क्या है? एक्सचेंज रेट क्या होता है? $1 के बदले में कितने पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। इसहाक डार ने 105 पे रखा हुआ था, खान साहब 170 पे ले गए, तो 105 से लेके 175 तक ये जो 70 रुपए बढ़े हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आया, महंगाई में आया, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद के ऊपर आया। तो अगर इस तरह का कोई फैसला हो जाता है और आपकी जो फिजिबिलिटी बनाई होती है आप लोगों ने अपने बिजनेस की, 5 साल का प्लान आपने बनाया हुआ है, उसमें आप कितने % रखते हैं? 70 रुपए का मतलब है कि आपने कितना किया, 100 से उठा के 70 कर दिया, तकरीबन 50% डिवेल्यूएशन कर दी। तो क्या आपने मार्जिन रखा हुआ है 50% का? अगर उस मुल्क के इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर इस तरह की तब्दीली आ जाती है कि डॉलर के रेट के अंदर 50% का इजाफा हो जाता है और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी पे डॉलर, सारा कुछ डॉलर से होता है क्योंकि आप जो ऑयल है वो डॉलर से परचेज करते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो क्या आपने करेंसी का एक्सचेंज रेट उसका अच्छी तरह से असेस किया है? अब पाकिस्तान की तारीख में इतने ज़्यादा एक्सचेंज रेट नहीं काम हुआ कभी, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है आप कहेंगे तो बियॉन्ड माई कंट्रोल है। अगर बियॉन्ड योर कंट्रोल है तो इस चीज़ को भी आपने टेकन इनटू अकाउंट करना है और कंसिडर करना है कि जब मैं किसी मुल्क के अंदर ऑपरेट कर रहा हूँ, अपने मुल्क के अंदर ही अगर ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसमें उस मुल्क के जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अगेन रेफरिंग टू द IMF कहता है, IMF ये कहता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी हो। करेंसी की प्राइस, कमोडिटी की प्राइस,
सर्विस की प्राइस ये मार्केट डिटरमिन करेगी। हुकूमत कौन होती है कहे कि 105 का डॉलर है, 110 का डॉलर है? ये मार्केट को डिटरमिन करना चाहिए और मार्केट ये फैसला करेगी कि जो करेंसी की प्राइस है वो कितनी होगी। ठीक है, इसका भी असर पड़ेगा, एक्सचेंज रेट का असर पड़ता है, चाहे लोकल कंपनी है चाहे ग्लोबल कंपनी, एक्सचेंज रेट सबको हिट करती है। इन्फ्लेशन रेट, महंगाई का क्या रेट है, और फिर जो टैक्स की पॉलिसीज है, जैसे मैंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों ने 16% टैक्स लगा दिया। पाकिस्तान के अंदर ट्रेडिंग क्लास ऑपरेट ही 1% पे करती है, 1% मुनाफे पे वो खरबों रुपए का कारोबार कर रही है। आपकी शालमी मार्केट मैक्सिमम 2% प्रॉफिट पे सारी ट्रेडिंग हो रही है। उनको आप कहो 16% टैक्स दो, कहाँ से दें भाई, मेरे तो प्रॉफिट मार्जिन ही 2% है, 100 के पीछे मुझे 2 रुपया बचते हैं, सरकार कहती नहीं 16 तो पहले मुझे दे दो ना, वो कहाँ से ऑपरेट करेगा? फिर चेकिंग आपके जो बैंकिंग चैनल उससे बाहर रहेगा। ठीक है जी, इकोनॉमिक जो सिस्टम होता है इसकी समझ आ गई है? किसी का कोई सवाल है? क्लियर है? सॉरी, देखें अब इस वक्त जो मैंने दोनों इकोनॉमीज आपको बताई हैं, अमेरिका के अंदर ये है कि हम अमेरिका को कामयाब इकोनॉमिक सिस्टम कह सकते हैं। चाइना और इंडिया के अंदर ये है कि हम उनको एक कामयाब सिस्टम कह सकते हैं। तो दोनों के अंदर अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक एक्सट्रीम है, ये दूसरी एक्सट्रीम है, इनके दरमियान होनी चाहिए बात। डिमांड आई 50,000 का एक रात का किराया नहीं होना चाहिए, रियासत को आना चाहिए था यहाँ पे, फ्री मार्केट को ये डिटरमिन नहीं करना देना चाहिए था कि 50,000 का रात का किराया हो जाए, नहीं आए ना, रियासत को आना चाहिए था यहाँ। और यहाँ पे एवरग्रैंड की जो मैंने एग्जांपल दी है, रियासत को एवरग्रैंड को और कर्जा लेने की इजाजत देनी चाहिए थी। दोनों की आपको डार्क साइड मैंने दिखा दी है, इसकी भी बुरी चीज दिखा दी, उसकी भी बुरी दिखा दी जी। मेरे हिसाब से दोनों अच्छे हैं, मेरे हिसाब से दोनों अच्छे जी। प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकाला जाता है? सिंपल, कॉस्ट माइनस रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू योर प्रॉफिट, सेल माइनस योर कॉस्ट इज इक्वल टू योर प्रॉफिट। 100 रुपए की चीज ली आपने, उसमें से अपनी कॉस्ट निकाली, आपका मार्जिन बच गया। ये जो एक्सचेंज रेट है ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा कि एक्सचेंज रेट के पीछे क्या लॉजिक होती है। जो करेंसी होती है ना भाई, करेंसी 1970 की दिहाई तक, ये बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है आपके, एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि आपके शायद नॉलेज में आ जाए। जो करेंसी होती है किसी भी मुल्क की, वो कैसे बनती है? करेंसी ऐसे बनती है, 1970 की दिहाई तक कोई भी मुल्क जब करेंसी छापता था तो उसके बराबर कीमत का सोना रखता था, उसको कहा जाता था कि एसेट बैक्ड करेंसी है। कि जिस मुल्क ने पेपर छापे हैं, अब ये जो पेपर है 5,000 का निकला है, ये 70 तक ये होता था कि कोई भी सेंट्रल बैंक जब ये 5,000 छापता था तो इसके बदले में 5,000 का सोना रखता था। 1970 में फैसला ये हुआ कि यार सोना जो पूरी दुनिया के अंदर है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, तो क्या हम पूरी दुनिया की जो करेंसी छापते हैं अगर हम इसको लिंक रखेंगे विद द सोना विद द गोल्ड, तो एक वक्त आएगा सोना और ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हम और करेंसी नहीं छापेंगे? उस वक्त ये फैसला किया गया कि नहीं, अब इसको डी कनेक्ट कर देते, इसको अलग कर देते। उस वक्त ये फैसला किया गया कि ये जो करेंसी है ना, करेंसी किस चीज़ को डिपेक्ट करेगी? करेंसी किस चीज़ को डिपेक्ट करेगी? करेंसी डिपेक्ट करेगी, इसके ऊपर लिखा होगा कि हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। ये लाइन कभी पढ़ी है? इसका क्या मतलब है? ठीक है जी, इसके ऊपर लिखा होता है हामिल हाजा को अदा करेगा मुतालबा पर, इसका क्या मतलब होता है? कभी पढ़ा ही नहीं ले सकते, सोने वाला खत्म। आप बात आपकी ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि करेंसी डीवैल्यू नहीं होगी। अगर मैं किसी को 5,000 देता हूँ, उसके बदले में 5,000 की कोई चीज़ ले लेता हूँ, तो डील डन होगी। अगर मैं किसी के पास जाता हूँ और वो कहता है कि मैं तुम्हारा 5,000 नहीं लेता, तो मैं स्टेट बैंक के पास जाऊँगा, मैंने कहूँगा मुझे ये 5,000 इसके ऊपर लिखा हुआ है कि तुम इसके गार्डियन हो,
इसके ज़ामिन हो तुम, वो फलां बंदा 5,000 की मुझे चीज़ नहीं दे रहा, तो बैंक मुझे 5,000 रुपए की चीज़ लेके देगा। ये रियासत की सॉवरेनिटी की निशानी है, ये रियासत की गारंटी से जारी हुआ। तो इस वक्त जो करेंसी है वो किसी भी मुल्क की रियासत की सॉवरेनिटी को शो करती है, और उसका फैसला डिमांड एंड सप्लाई करता है, और स्टेट बैंक के अंदर बैठे हुए मैनेजर सुबह ये डिसाइड करते हैं कि आज का एक्सचेंज रेट क्या होगा। आईएमएफ ये कहता है कि जो स्टेट बैंक के अंदर बैठा हुआ मैनेजर है वो इसके ऊपर क्यों फैसला करता है और क्यों असरअंदाज होता है, उसको हटाओ। पाकिस्तान में एक्सचेंज रेट जो ज़्यादा हुआ है तो डॉलर 170 पे इसी वजह से गया है कि उन्होंने अपना बंदा बिठा दिया। पहले स्टेट बैंक का गवर्नर इस बात को इंश्योर करता था कि एक्सचेंज रेट ज़्यादा ना हो, अब उन्होंने अपना बंदा बिठा दिया। तो इससे पहले हाँ यही बात है ना, वजह ये है, इससे पहले ही होता था कि हुकूमत, अब क्योंकि करेंसी जो होती है वो हुकूमत की सॉवरेनिटी की निशानी होती है, तो हुकूमत ये चाहती थी कि करेंसी बेकदर ना हो, इसको मैं एक लेवल पे रखूं, $1 105 रुपए का मिले। ये आईएमएफ ये कहता है कि नहीं, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल के खिलाफ बात है, रियासत के पास तो इस चीज़ का कंट्रोल ही नहीं होना चाहिए। वापस आ जाए डॉलर, वापस आ जाए, वापस आ जाएगी। अच्छा जी, जस्ट क्विकली अब इसको समराइज करके ख़त्म करते हैं। आखिरी जो एलिमेंट रह गया है उसको देखते हैं, कल्चरल इन्वायरमेंट। कल्चर जो होता है, कल्चर भी असरअंदाज होता है। बस क्विकली ख़त्म करते हैं इसको। अभी आपको बताया 16 चैप्टर हैं आप लोगों के। नहीं नहीं, टाइम नहीं खत्म हो, किसने कहा टाइम खत्म हो? नहीं सर, 12:15 भी 12 मिनट रहते हैं। अच्छा जी, अब अगला जो इन्वायरमेंट का फैक्टर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, वो कल्चर का होता है। कल्चर क्या होता है? नेशनल कल्चर इज वैल्यूज और एटीट्यूड और बिहेवियर जो कि एक इंडिविजुअल के कोड ऑफ कंडक्ट को गाइड करते हैं। तमाम वो एटीट्यूड और बिहेवियर जो कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को गाइड करते हैं, कंडक्ट करते हैं, वो हमारा नेशनल कल्चर होता है। अब होती हैं, जैसे ये एक स्टडी हुई थी अमेरिकन जो बिहेवियर्स हैं ना उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उसमें उन्होंने ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जनरली उनकी आम आवाम के अंदर इनको ऑब्जर्व किया कि वो ज़्यादा, जो अमेरिकन हैं वो ज़्यादा इनफॉर्मल होते हैं, ज़्यादा डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं, हमारी तरह तमीज़ नहीं बांधते, वो कंपेटिटिव होते हैं, वो इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, कलेक्टिव नहीं होते, क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, साइलेंस जो होती है उसको वो पसंद नहीं करते, बात ज़्यादा करना पसंद करते हैं, पंक्चुअल होते हैं और क्लीनलीनेस को वैल्यू करते हैं। अब ये एक फ्रेमवर्क है, हॉफस्टेड का फ्रेमवर्क है कि आपने अगर किसी कल्चर को असेस करना है तो इन 5 एरियाज़ के ऊपर आपने किसी भी कल्चर को असेस करना होता है। सबसे पहले आपने उस कल्चर में देखना होता है कि क्या वो इंडिविजुअल कल्चर है या कलेक्टिव कल्चर। जैसे हमारा कल्चर सब कॉन्टिनेंट का कलेक्टिव कल्चर है, इसके मुकाबले में जो यूएस का या यूरोप का कल्चर है वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है। वहाँ पे फैमिली को इस तरह से नहीं देखा जाता, वहाँ पे इंडिविजुअल बंदे की अहमियत ज़्यादा होती है। फिर दूसरा, कल्चर के अंदर जो एक नॉर्मल कंडक्ट होता है लोगों का, या वो इंडिविजुअलिस्टिक होता है या कलेक्टिविज्म होता है। इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब ये होता है कि वो लोग अपनी ज़ात की अहमियत ज़्यादा देते हैं। फ्रेमवर्क है वो पावर डिस्टेंस होता है। पावर डिस्टेंस का मतलब ये है कि जैसे अभी हम पहली सेशन में बात कर रहे थे कि जिस बंदे के पास पावर है लोग क्या उससे डिस्टेंस रखते हैं या नहीं रखते, तो अगर रखते हैं तो इसका मतलब है पावर डिस्टेंस वहाँ पे ज़्यादा है। जैसे हमारे मुआशरे में किसी भी सरकारी अफसर के पास चले जाना और उसको एक्सेस कर लेना बहुत मुश्किल है, और अगर मतलब आपके जो थाने का थानेदार है उसके साथ भी आपकी दुआ सलाम हो जाए तो आप मोहल्ले के चौधरी होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आपका मुआशरे में पावर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। उधर वो जो बोरिस जॉनसन है या जो ट्रम्प है वो वहाँ पे मार्केट में घूम रहा है, किसी को पता ही नहीं कि ठीक है प्रेसिडेंट होता होगा, तो पावर डिस्टेंस वहाँ पे कम है। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, कुछ माशरों में जो रिस्क, इसको रिस्क अवर्जन भी कहा जाता है, कि जो अनसर्टेनिटी होता है कुछ लोग रिस्क लेते हैं, हम एज ए मुआशरा रिस्क को अवॉइड करते हैं। जहाँ पे कन्फ्रंट्रेशन आती है
जहाँ पे इख्तलाफ आता है हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द लाइफ है, हम ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी यार लंबी हो, कैसी गुजर रही है इससे सवाल नहीं है। वेस्ट के अंदर इसके उलट है, वो कहते हैं कि जितनी भी गुजरे अच्छी गुजरे। मतलब ये, इससे आप इस बिहेवियर को भी देख लेना कि हमारे हमारे मुआशरे में सारी उम्र लड़ते रहेंगे, सेपरेट नहीं होंगे, क्योंकि कहते हैं नहीं साथ ही रहना है, क्वांटिटी बेहतर होनी चाहिए। उधर वो कहते हैं अगर नहीं मान रही, मैं जो मेंटल अप्रोच नहीं मिल रही, ठीक है आप सेपरेट हो जाए। तो उसके बाद लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म अप्रोच, तो हर मुआशरे के अंदर इसके ऊपर भी डिफरेंस होता है कि आपने अपनी जो अप्रोच है, हम बुनियादी तौर पे शॉर्ट टर्म अप्रोच से चलते हैं, जुगाड़ ज़्यादा करते हैं। फिर इसी हॉस्टेड अप्रोच क्या, उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया था जिसको उन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ इसको मैप करके ये दिखाने की कोशिश की है कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बुनियादी तौर पे ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, जापान में दरमियान में है, और मैक्सिको, थाईलैंड, सेंट्रल एशिया, एशिया के अंदर कलेक्टिविज़म ज़्यादा है। और उसके बाद जो पावर डिस्टेंस है, फ्रांस के अंदर, सिंगापुर के अंदर, मैक्सिको के अंदर ये ज़्यादा है, हम भी इसी साइड पे आते हैं। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और स्वीडन और ये जो यूरोपियन नेशंस, वहाँ पे पावर डिस्टेंस कम है, कि जिन लोगों के पास अथॉरिटी है, लोग उनसे ज़्यादा दूर रह के या उनको अपने आप से ज़्यादा दूर नहीं महसूस करते। फिर अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस क्या होती है कि हम एज ए नेशन या एज ए मुआशरा जो रिस्क होता है, जो अनसर्टेनिटी होती है, उससे अपने आप को दूर रखते हैं। जबकि दूसरी तरफ कनाडा में, सिंगापुर में और अमेरिका के अंदर ऑब्वियसली जो रिस्क टेकिंग है कि वहाँ पे एक बंदा निकल पड़ा है, जी मैंने बाइक के ऊपर पूरी दुनिया घूमनी है, अब ये एक रिस्क है। पाकिस्तानी आपको बहुत कम ऐसे मिलेगा कि कोई बंदा इस तरह सोचे कि मैं जी साइकिल पे पाकिस्तान की सैर करने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद अचीवमेंट और नर्चरिंग के ऊपर एक जो स्केल है, इसमें भी मुख्तलिफ ममालिक को रेट किया गया है, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो एसोसिएशंस होती हैं इनके ऊपर भी रेट किया गया है। इसके बाद ये एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है जिसको लीडरशिप के बिहेवियर को असेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें किसी भी लीडर को असेस करने की जो पैरामीटर्स हैं उनको डिफाइन किया गया है कि जो लीडर होता है वो कितना असर्टिव कितना होता है। असर्टिव का मतलब होता है कि कितना डोमिनेटिंग है, इससे डिटरमिन होगा कि वो उस लीडर का बिहेवियर क्या है, उसके फ्यूचर ओरिएंटेशन कितनी है। जेंडर डिफरेंशिएशन, इसका अप्रोच क्या है उस लीडर की, इससे पता चलेगा। अनसर्टेनिटी को अवॉइड करता है या नहीं, इसके ऊपर हमने पहले बात कर ली। पावर डिस्टेंस उस लीडर का कितना है, इसके मुकाबले में जो दूसरी साइड पे आता है वो ये कि उसमें जो बिहेवियर है उसका इंडिविजुअलिस्टिक है या कलेक्टिव है, इन ग्रुप कलेक्टिविज्म उसका कैसा है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन उसकी कैसी है, और ह्यूमन ओरिएंटेशन कैसी है। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपने इसके लीडर को अगर आपने असेस करना है, उसके बिहेवियर को असेस करना है, तो उसका ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें आप किसी भी लीडर को असेस कर सकते हो कि किसी भी एक एस्पेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट के ऊपर वो लीडर कैसे परफॉर्म करता है या उसको वो कैसे लेके चलता है।